स्पोर्ट्स कार बनने वाली कंपनी पोर्श आज अपनी कस्टमर से दूर होती जा रही है। एक समय था जब पोर्श का नाम का मतलब था परफेक्शन, लेकिन क्या होता है जब एक ब्रांड अपने लॉयल फैंस की आवाज को अनसुना कर देता है। ये कहानी है पोर्श ब्रोकन बिजनेस की। पोर्श की शुरुआत हुई थी 1931 में एक ऐसी कंपनी के रूप में जो प्योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर भरोसा करती थी। 911 जैसे आइकॉनिक कार्स ने पोर्श को बना दिया द ड्रीम कार ब्रांड। हर कार में था फैशन, इंजीनियरिंग परफेक्शन और वो ड्राइविंग थ्रिल जिसने हर कार लवर का दिल जीत लिया। लेकिन वक्त बदला और साथ में बदला पोर्श का बिजनेस मॉडल भी। प्रॉफिट बढ़ाने की दौड़ में कंपनी ने एसयूवी बनाना शुरू किया। कयान मकैन जैसी गाड़ियां बिक्री तो बढ़ी, लेकिन ब्रांड का सोल कहीं खोने लगा। जिन लोगों ने पोर्श को दिल से चाहा था वो कहने लगे अब ये वो पोर्श नहीं रही जो ड्राइविंग के लिए बनती थी। मैनुअल गियरबॉक्स गायब होने लगे, इलेक्ट्रिक फोकस बढ़ा और प्राइसेस भी आसमान छूने लगी। पोर्श ने अपने कोर कस्टमर्स की बात सुननी बंद कर दी और यही से शुरू हुआ डाउनफॉल का बीज। कार कम्युनिटीज में डिस्कशन शुरू हुए, पोर्श अब सिर्फ लग्जरी बेच रही है, ड्राइविंग नहीं। कार एंथुजियास्ट लोगों को लगा कि पोर्श अब सिर्फ नंबर्स देख रही है, प्रॉफिट मार्जिन्स, ईवी टारगेट्स और कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी की रिजल्ट। इससे कस्टमर्स की लॉयल्टी हिल गई। वो लोग जो हर जनरेशन की 911 खरीदते थे अब दूसरे ब्रांड्स की तरफ देखने लगे, जैसे कि फरारी, एस्टन मार्टिन या टेस्ला तक। हर बिजनेस के लिए एक बड़ा सबक है, जब आप अपने सबसे वफादार कस्टमर्स को इग्नोर करते हैं तो आपका ब्रांड अंदर से टूटने लगता है। कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो इमोशन खरीदते हैं, और जब इमोशन खत्म हो जाए तो ब्रांड सिर्फ एक लोगो बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, पोर्श की ये स्टोरी हमें सिखाती है कभी भी प्रॉफिट के लिए फैशन को मत बेचो, क्योंकि बिजनेस नंबर से नहीं, ये चलता है ट्रस्ट से। अगर आपको ऐसी बिजनेस ब्रेकडाउन स्टोरीज पसंद है तो स्पाइडरोमिन को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर ब्रांड की पीछे की असली कहानी लाते हैं। जुलाई 2025 ओलिवर ब्लूमे, पोर्श के सीईओ, इन्होंने स्टाफ को एक मेमो भेजा और उसके अंदर की बातें अच्छी नहीं थी। हमारा बिजनेस मॉडल जिसने हमें कई दशकों तक काफी फायदा पहुंचाया अब ये काम नहीं कर रहा। ये सब हमें बहुत भारी पड़ रहा है और कई दूसरे कार कंपनियों से ज्यादा। अब पोर्श एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उनके शेयर की कीमत 50% से ज्यादा गिर चुकी थी और उनकी कमाई भी लगभग घाटे में थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि पोर्श के फैंस बहुत नाराज थे। तो आखिर में वो दुनिया के सबसे पसंदीदा कार ब्रांड में से एक अपने आप को लगभग कैसे तबाह कर बैठा, आइए देखते हैं। – 2019 में सब कुछ एकदम सही चल रहा था। पोर्श ने अपनी सबसे बड़ी चाल पेश की थी, टाइकन। पोर्श की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार और उसकी स्पेसिफिकेशन बेजोड़ थी। 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 2 सेकंड में, सिर्फ 8 सेकंड में 0 to 5% बैटरी चार्ज और 5 से 80% चार्जिंग सिर्फ 22 मिनट्स में, जो कि उस टाइम ये नंबर बहुत बढ़िया थे। इसकी रेंज वाकई में कुछ खास नहीं थी, लेकिन ये कोई आम इलेक्ट्रिक कार नहीं थी। ये एक असली पोर्श थी जो बस बैटरियों पर चलती थी। उनका नारा था रो इलेक्ट्रिफाइड। और इस कार के रिव्यूज तो बस कमाल के थे, लेकिन टाइकन तो बस शुरुआत थी। ब्लूम के पोर्श के लिए बड़े ख्वाब थे। उसने अपना मास्टर प्लान बताया। 2025 तक ब्लूम ने कहा कि सभी नई पोर्श की आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होगी और 2030 तक 80% से ज्यादा गाड़ियां पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी। इसका मकसद था 15 से 17% ऑपरेटिंग मार्जिन और 2030 तक सालाना 4 लाख गाड़ियां डिलीवर करना और लग्जरी ईवी मार्केट में एकदम टॉप पोजीशन हासिल करना। पोर्श का ये बिल्कुल बड़ा प्लान था और पॉसिबल भी था। पोर्श ने 2019 में अभी भी 280,000 गाड़ियां बेची थी और वो तेजी से बढ़ रही थी। तो फिर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ एक कदम क्यों? पोर्श एक मशहूर और आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार ब्रांड था और कुछ फैंस के लिए इलेक्ट्रिक कारों की तरफ जाना थोड़ा अजीब था, लेकिन ब्लूमे के लिए मार्केट एक साफ संदेश दे रहा था, इलेक्ट्रिक वाहन ही भविष्य है। 2019 में टेस्ला की कमाई आखिरकार $20 मिलियन के साथ मुनाफे में आ गई। फिर 2020 में ये बढ़कर लगभग $2 बिलियन हो गया। उसके बाद 2022 तक ये प्रॉफिट $13 बिलियन तक पहुंच गया। और टेस्ला की इस प्रॉफिट को देखकर और फिर सब उसी राह पर चलने लगे। जीएम ने 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए $35 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई। फोर्ड ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी मैक-ई और अपनी मशहूर पिकअप ट्रक F-150 लाइनिंग का इलेक्ट्रिक वर्जन भी पेश किया। लेकिन असली वजह जाननी हो तो हमें बस वोल्क्सवैगन को देखना होगा। वोल्क्सवैगन पोर्श की पेरेंट कंपनी है, लेकिन पोर्श के पास भी वोल्क्सवैगन का बड़ा हिस्सा है। सच कहूँ तो ये बड़ा उलझा हुआ मामला है, लेकिन बात ये है कि वोल्क्सवैगन और पोर्श काफी जुड़े हुए हैं। वोल्क्सवैगन अभी एक बड़े ग्लोबल स्कैंडल से बाहर आया था। उनकी इज्जत काफी गिर गई थी, इसलिए उन्होंने 2017 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक नई बड़ी योजना पेश की, जो कि थी रोड मैप ई।
ये ग्रुप आने वाले सालों में बैटरी सेल खरीद में 50 बिलियन से भी ज्यादा निवेश करने वाला है। वोल्क्सवैगन बड़ा दाव खेल रहा था और ये हमें पोर्श तक ले आता है। उनके 2017 के रिपोर्ट में हम असल में शुरुआती टाइकन या मिशन ई कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये मॉडल 2019 के अंत तक प्रोडक्शन में आएगा। पोर्श का ये मॉडल ये दिखाता है कि ये मोबिलिटी कितनी स्पोर्टी और तेज और लग्जरी से भरपूर हो सकती है। ये निर्णय वोल्क्सवैगन की तरफ से ऊपर से आया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। 2021 के आखिर में वोल्क्सवैगन ने बताया कि वो अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक कारों पर $100 बिलियन खर्च करेंगे, लेकिन उन्हें फंडिंग की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने पोर्श को पब्लिक कंपनी बनाने का फैसला किया, यानी पोर्श के आईपीओ के जरिए। ये बहुत अहम था। इससे पता चलेगा कि लोग ब्लूम की बड़ी रणनीति को असल में कैसे देखते हैं। 19 सितंबर 2022 को पोर्श का आईपीओ $90 बिलियन की वैल्यू पर हुआ, जो यूरोप की सबसे बड़ी पब्लिक ऑफरिंग में से एक थी। इस हाइप में कोई कमी नहीं थी और इसकी सबसे बड़ी मिसाल टाइकन है। नई इलेक्ट्रिक कार बहुत अच्छी बिक रही थी। 2020 में टाइकन के 20,000 से ज्यादा यूनिट बिके और 2023 तक ये संख्या 40,000 से भी पार हो गई। विकास दोगुनी संख्या में था और टाइकन पोर्श के सबसे प्रतिष्ठित मॉडल 911 के करीब पहुंच रहा था, जो उस साल 50,000 से ज्यादा बिक चुका था। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के समय में भी हमारा ब्रांड चाहने लायक और खास बना रहता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ब्लूमे को पोर्श के साथ साथ वोल्क्सवैगन का भी सीईओ बना दिया गया था। पोर्श काफी ऊपर था, लेकिन आसमान पर काले बादल थे। पता चला वो कुछ जरूरी बात भूल गए थे। चलो ब्लूम के शुरुआती टारगेट पर वापस चलते हैं। 2025 तक ऑपरेटिंग मार्जिन 15 से 17% होना था और आधी से सारी पोर्श की सेल इलेक्ट्रिक कारों की होनी थी। असल में 2023 में उन्होंने मार्जिन का टारगेट पार कर लिया था, जो कि था 18%। लेकिन चलो उन सेल की बात करते हैं। टाइकन बढ़ रहा था, लेकिन 40,000 के बावजूद पोर्श की कुल कारों की बिक्री 3,20,000 थी। इसके अलावा पोर्श की बाकी इलेक्ट्रिक कारों की लाइनअप भी बहुत छोटी थी, तो टाइकन को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही गति पकड़नी शुरू हुई, सब कुछ गलत होने लगा। शुरुआती संकेत थोड़े नजाकत भरे थे, लेकिन साफ थे। समस्या कार के फील, हैंडलिंग या स्पीड में नहीं थी। असली बात थी उसकी आवाज, या कहे तो उसकी जान। बहुत से पोर्श के दीवानों के लिए ये पहले जैसा नहीं था। टाइकन में जो एक चीज मुझे पसंद नहीं आती, वो है इंजन की वो अंदर से आने वाली आवाज का ना होना। जब भी मैं 911 या 718 के पास होता हूँ, तो उस आवाज के लिए दिल चाहता है। कुछ लोगों को ये पसंद आया, लेकिन दूसरों को वो मजा नहीं आया। टाइकन में सारे नए गैजेट्स और नई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन कुछ कमी भी थी। फिर जो हुआ उसने पोर्श को पूरी तरह से चौंका दिया। टाइकन की बिक्री गिरने लगी। 2023 में 40,000 से घटकर बस 20,000 से थोड़ा ऊपर रह गई। मुनाफे के मार्जिन गिरकर 14% तक आ गए, फिर तो 10-12% तक भी नीचे चल गए। सबसे अजीब बात ये थी कि कंबशन इंजन वाली गाड़ियों की सेल अभी भी बढ़िया चल रही थी और वो भी बढ़ती जा रही थी। आखिर क्या हो रहा था? बात ये निकली कि नया पोर्श इलेक्ट्रिक कार रखना एक तरह का झंझट बन गया था। नई टेक्नोलॉजी के साथ ढेर सारे बग्स भी थे। कभी कभी कार ओनर को तुरंत पहचान लेती थी और कभी कभी ओनर को खुद दरवाजों का हैंडल चुनना पड़ता था और दरवाजों के हैंडल अपने आप बाहर आ जाते थे। और कभी कभी वो बिल्कुल काम नहीं करता था, तो ओनर को चाबी इस्तेमाल करनी पड़ती थी। कई ओनर के कार का अलार्म हर बार लॉक करने की कोशिश में बच जाता था। यही पर कई ओनर्स का प्लग और चार्ज काम करना बंद कर दिया। 2 घंटे के ड्राइविंग के दौरान आधे रास्ते में एसी बंद हो गया था। वापस आते वक्त फिर से चालू हो गया। डिस्प्ले बार बार ऑन ऑफ होते रहते थे। कार प्ले अचानक कट जाता था और आवाज में जोर का शोर आने लगता था। मैप्स लोड नहीं होते थे और बैकअप कैमरा बहुत ही खराब था। ये सारी दिक्कत ओनर्स को उनके पोर्श के टाइकन कार में होने लगी थी। ये बातें ड्राइविंग के शौकीनों के लिए ज्यादा बड़ी समस्या नहीं थी। असली दिक्कत तो सर्विस सेंटर से आ रही थी। बैटरी के बाहरी हिस्सों का नुकसान चेक कराने में ही 9 से 10 लाख तक लग सकते थे और पूरी बैटरी बदलने का खर्च 50 लाख तक पहुंच सकता था। ग्राहक अपनी गाड़ियों को महीनों तक वर्कशॉप में छोड़कर बैठे रहते थे। एक ओनर का 2020 का पोर्श टाइकॉन एकदम बवाल रहा है। इस गर्मी में ये 3 महीने तक गाड़ी की दुकान में पड़ा रहा। वापस मिलने के कुछ दिन बाद ही एयर कंडीशनर खराब हो गया और अब ये फिर से अनिश्चित काल के लिए दुकान में है। मैं करीब $2,000 महीने का किराया दे रहा हूँ ऐसी गाड़ी के लिए जिसे मैं ड्राइव तक नहीं कर पा रहा। इस गाड़ी का मालक होना मेरे लिए एकदम दुस्वप्न जैसा रहा है। और तो और 27,000 से ज्यादा टाइकन्स को वापस बुलाए गए क्योंकि बैटरी में शॉर्ट सर्किट का खतरा था और ओनर को सलाह दी गई थी कि वो सिर्फ 80% तक ही अपनी गाड़ी को चार्ज करे। पोर्श के एक विसल ब्लोअर ने बताया कि डिलीवर किए गए 60% से ज्यादा टाइकन कारों के बैटरी में समस्या थी, जिससे बैटरियां बदलनी पड़ी, नुकसान हुआ और आग भी लगी। और जहां खराबियां ज्यादा
ज्यादा थी, वहाँ रिप्लेसमेंट और मदद बहुत कम मिली। टाइकन में कई तरह के नए नए गैजेट्स और बैटरियां थी, लेकिन लोकल मैकेनिक्स उन्हें ठीक नहीं कर पाए। इस हादसे की वजह से टाइकन में लोगों की दिलचस्पी एकदम से खत्म हो गई। लेकिन सिर्फ सेल्स ही कम नहीं हुई, उसकी कीमत भी जबरदस्त गिर गई। $2 लाख वाला टाइकॉन टर्बो इन कुछ ही सालों में $70,000 का रह गया। ये गाड़ियां बेच पाना नामुमकिन था, क्योंकि उन्हें ठीक करना ही उतना ही मुश्किल था। और बात को और खराब करते हुए 2024 में पोर्श ने टाइकॉन की कीमत लगभग $9,000 से बढ़ा दी। कुछ सुधार जरूर हुए, लेकिन इसने तो और भी आग में घी डाल दिया। पोर्श ने मान लिया, या कहे तो चुपचाप अपनी रणनीति बदल दी। इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बदलाव हमें जितना 5 साल पहले लगा था, उससे कहीं ज्यादा समय लेगा। हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इस तरह बनी है कि हम 2030 तक 80% से ज्यादा अपनी गाड़ियां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बना सके। ये सब ग्राहक की मांग पर निर्भर करेगा। ये आखिरी लाइन सबसे जरूरी है। लगता है पोर्श ने कुछ साफ साफ चीज मिस कर दी है। वो पेड़ों में इतने उलझ गए कि जंगल ही नजर नहीं आया। Can I help you? Yeah, do you have the new 911? Yeah, it's right over here. You want to get in? Really? Sure. पोर्श को अपनी असली पहचान ही समझ में नहीं आई। उन्होंने अरबों खर्च कर दिए ये जताने में कि स्पोर्ट्स कार शौकीनों के लिए इलेक्ट्रिक कार ही बेहतर है। उन्होंने चार्जिंग नेटवर्क्स बनाए, उन्होंने बैटरी टेक्नोलॉजी को बेहतर किया, उन्होंने अब तक की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाई। लेकिन उन्होंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि क्या उनके कस्टमर सच में ये चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि टेस्ला के पास तरह तरह के गिमिक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि पोर्श को भी उनकी जरूरत है। यहाँ से जो सीखनी है वो ये नहीं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खराब है और पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ अच्छी है। जो बात मायने रखती है वो है आपके ग्राहक क्या चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन काम कर सकते हैं, ये साबित किया है टेस्ला ने। लेकिन टेस्ला ने कभी भी इंजन की गड़गड़ाहट वाली और जबरदस्त मजा देने वाली कोशिश नहीं की। वो पोर्श ने किया है। टेस्ला ने कुछ बिल्कुल नया बनाया। उन्होंने ऐसे ग्राहक बनाए जो तेजी से बढ़ने की खामोश ताकत चाहते थे, न कि इंजन की आवाज। लेकिन पोर्श अपनी इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए इतना प्रतिबद्ध था कि उन्होंने अपने खरीदारों की बातों को नजरअंदाज कर दिया और जल्द ही ग्राहकों ने उनके इलेक्ट्रिक कारों को खरीदना बंद कर दिया। लेकिन वो अभी भी 911 जैसी इंजन वाली कारें खरीदते रहे। कारें असल में तकनीकी फीचर से ज्यादा जुड़ी होती है एहसास और अनुभव से। पोर्श एक ऐसा ब्रांड है जो भावना महसूस करने, पुरानी यादों, आवाज और पोर्श के मालिक होने के रोमांच के बारे में है। टाइकन के पास तो लोगो था, लेकिन पोर्श का दिल नहीं था। बाकी स्पोर्ट्स कार ब्रांड्स भी इसी दिक्कत में फंसे थे। यहाँ तक कि फेरारी, जिसने अभी अभी इलेक्ट्रिक कारों में कदम रखा था, उसकी डिमांड भी कमजोर थी। पोर्श ने पूरी तरह से हालात को गलत समझ लिया। तो अब पोर्श का अगला कदम क्या होगा? बड़ी बात ये है कि जुलाई 2025 में ब्लूम ने हार मान ली। उन्होंने कर्मचारियों को लिखा, हमारा बिजनेस मॉडल जिसने हमें कई दशकों तक कामयाब बनाया, अब काम नहीं कर रहा। ये सब हम पर बहुत तेजी से असर कर रहा है। बाकी कई कार निर्माता कंपनियों से भी ज्यादा आमदनी घट गई है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बदली है। जबकि पोर्श की कमाई पूरी तरह से गिर गई है। 2023 में 8.2 अरब डॉलर थी, अब सिर्फ $3.6 रह गई है। प्रॉफिट के मार्जिन कम हो गए हैं और इलेक्ट्रिक कारों की रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग भी काफी महंगी पड़ रही है। यहाँ तक कि 911 की बढ़ती बिक्री भी टाइकन की वजह से हुए घाटे को पूरा करने की कोशिश में है। उनकी शेयर की कीमत हाल ही में अपना सबसे निचला स्तर छू गई, जो 60% से ज्यादा गिर गई है। पोर्श के उलट, जो अपने ग्राहकों की बात ध्यान से नहीं सुनते और बस बिना सोचे समझे इलेक्ट्रिक वाहनों के ट्रेंड का पीछा कर रहे हैं। हम अपने सब्सक्राइबर्स को पहली प्राथमिकता देते हैं। हम 1000 सब्सक्राइबर पार करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो ये हमारे लिए सच में बहुत बड़ी मदद होगी। पोर्श ने घोषणा की है कि वो 2029 तक करीब 4000 नौकरियां कम करेंगे और अब उनकी नजर फिर से उस चीज पर है जिससे उन्हें पैसा मिल रहा है। कंपनी की मुनाफाखोरी को कम और मध्यम अवधि में मजबूत करने के लिए पोर्श अपनी प्रोडक्शन सीरीज को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, जिसमें और ज्यादा ऐसे वाहन मॉडल शामिल होंगे जिनमें इंजन या प्लग इन हाइब्रिड मॉडल शामिल होंगे। निवेशकों ने ब्लूम से इस्तीफा देने की मांग भी की है और वो फिलहाल वोल्क्सवैगन पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि पोर्श एक नए सीईओ की तलाश में है। पोर्श ने इलेक्ट्रिक वाहनों को
छोड़ नहीं दिया है, लेकिन उनका फोकस साफ तौर पर फिर से इंजन वाली वाहनों की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन लगता है कि पोर्श को अभी भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। सवाल ये है, क्या वो कस्टमरों का भरोसा फिर से जीत पाएंगे? एक और कार कंपनी जो इससे भी ज्यादा मुश्किल में है वो है निसान। वो लोग करीब करीब दिवालिया होने वाले थे, लेकिन अपने अहंकार और गर्व की वजह से होंडा की मदद लेने के लिए मना कर दिया। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो देखो।